हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक हम ग्रुप 3 कंप्लीट कर चुके हैं। लीनियर और रियल पर लेक्चर्स चालू हैं और इसके साथ साथ मैंने आपके एग्जाम्स लाइक जेम, CSR, नेट, गेट एंड TIFR के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में हम सभी तरह के सभी टॉपिक्स पर और सभी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस अवेलेबल करवाने वाले हैं, जिससे आप टेस्ट में अच्छे से अपीयर हो सके, टेस्ट क्लियर कर सके। सो इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए इसको। तो आप मानता हूँ आपके फ्रेंड्स आपको कंपटीशन है, बट कंपटीशन में मजा तभी है जब वो कंपटीशन जैसा हो। ओके, तो उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, इस लेक्चर की PDF चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। So now let's move to the question. Okay. So our today's question is that find the number of solution of the given differential equation. Find the number of solution of the differential equation y dash equals to root y with the condition y of 0 equals to 0. Okay. So guys, ये बहुत ही ज्यादा important question है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जैम में भी अपीयर हो चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है। तो नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जैम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या पता यही क्वेश्चन या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में फिर आ जाए। ठीक है, तो चलो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालते हैं। चलो कैसे निकलेंगे इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस, एक सेकेंड। हाँ, सो y डैश इक्वल्स टू रूट y। y डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू रूट y। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाओगे तो dy बाई अपॉन रूट y इक्वल्स टू dx। अब इसका इंटीग्रेट करोगे यानी कि 2 रूट y इक्वल्स टू x प्लस c। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने थोड़ी बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हुई है, तो आपको ये छोटे मोटे इंटीग्रेशन, सेपरेशन वगैरह करना आता है। ओके, सो नाउ द इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अब विद द कंडीशन बोला ना इसने y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अब इस कंडीशन को पढ़ना सीखो एक बार तो। ठीक है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, y ऑफ a इक्वल्स टू b का मतलब होता है कि x इक्वल्स टू a पर y की वैल्यू क्या है, b। यानी कि ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सिंपल वे में, a, b ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना आना चाहिए आपको। नाउ सो पुट कर दो, x भी 0 है, y भी 0 है। ओके, इक्वेशन 1 में पुट कर दो c की वैल्यू निकालने के लिए। सो 2 रूट 0 इक्वल्स टू 0 प्लस c। इसका मतलब क्या हुआ कि c की वैल्यू 0 है। अब c की वैल्यू 0 वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या बनी, 2 रूट y इक्वल्स टू x प्लस 0, यानी कि 2 रूट y इक्वल्स टू x। और इसको अगर थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास y आता है x स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना, इसका सोल्यूशन है। एक मिनट में इसको क्लियरली लिख देता हूं आपके लिए। सो दिस वन इज x स्क्वायर। ओके, अब आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1a। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने आंसर a लगाया है तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, ये बिल्कुल गलत होने वाला है। इसका आंसर 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, कैसे 1 नहीं है भाई, फिर क्या होगा, आपने कंडीशन भी एक ही कंडीशन दी है, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यानी कि क्या कहते हैं, सोल्यूशन तो एक आना चाहिए और एक आ भी रहा है। और इस सोल्यूशन किसको बोलते हैं भाई, सोल्यूशन जो सेटिस्फाई करे। सबसे पहले बात तो सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई जो भी प्रॉब्लम है ना, अगर अपन उस प्रॉब्लम में इस सोल्यूशन को पुट करें तो वो उस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर दे, यही होता है ना सोल्यूशन का मतलब। ठीक है, तो भाई एक सोल्यूशन तो मेरा एक ही आ गया। ठीक है, इसको मैं 1 सोल्यूशन देता हूँ ना। अब बताओ कि मेरा y इक्वल्स टू 0, ये जो इसको मैं बोलता हूँ ट्रिवियल सोल्यूशन, आप भी जानते होंगे इसको, जाना पहचाना ये ट्रिवियल सोल्यूशन। अब ये बताओ कि ये इस y इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन है कि नहीं है, सॉरी, ये y डैश इक्वल्स टू रूट y का सोल्यूशन है या नहीं है। चेक करके देखो, अगर सोल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई करेगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो सोल्यूशन नहीं है। अब जब y इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि भाई y डैश भी 0 होगा, तो पुट कर दो 0 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 0, यानी कि 0। तो देख लो सेटिस्फाई हो गया। क्या सेटिस्फाई हुआ, 0 इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई हो गया, यानी कि y इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो सोल्यूशन। तो क्या हुआ, एक सोल्यूशन तो ये आ गया, y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 4। एक सोल्यूशन क्या आ गया मेरे पास, y इक्वल्स टू 0, 2। तो क्या 2 आंसर है मेरा, बी आंसर है? नहीं, बी भी गलत है। अब देखो
इसका चक्कर क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो नोट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट, आपको जितने स्टार लगाने हो लगा लेना इस पर, ठीक है। सो नोट इज लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल्स टू y अल्फा, ठीक है, y डैश इक्वल्स टू y अल्फा विद द कंडीशन y8 a इक्वल्स टू 0, ओके, y8 a इक्वल्स टू 0 वेयर a क्या है, एलिमेंट ऑफ r यानी कि रियल नंबर है, ओके, एंड अल्फा एलिमेंट ऑफ 0 1, ये ओपन 0 ओपन 1 है, ओके, ओपन 0 ओपन 1 यानी अल्फा ना तो 0 है ना 1 है, 0 से 1 के बीच में है। सो रिजल्ट इज देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं यहाँ पे, जो y डैश इक्वल्स टू y अल्फा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है, जब अल्फा मेरा 0 से 1 है। तो जो मैंने दिया था आपको क्वेश्चन क्या था, y डैश इक्वल्स टू रूट y, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, एलिमेंट ऑफ 0 1, ठीक है। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका आंसर करेक्ट होने वाला है वो आपका आंसर होने वाला है डी। अच्छा, अब एक और चीज काम की क्या है, अब आप जेएम के एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, जेएम के एग्जाम में सपोज करो यही क्वेश्चन आ गया, बट अब ये मान लो क्वेश्चन एमसीक्यू में आया और एमएसक्यू, इन दोनों में से मान लो किसी एक में आ गया। अगर ये क्वेश्चन एमएसक्यू में आया तब तो भाई सी भी करेक्ट हो जाएगा, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा कितने भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन एमएसक्यू यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट यानी कि एक से ज्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं ना, अगर उस फॉर्मेट में आया तो सी और डी दोनों करेक्ट है। बट अगर ये क्वेश्चन मेरा एमसीक्यू में आ गया तो किसमें करेक्ट होगा, मुझे कौन सा लगाना चाहिए, सी या डी, क्योंकि सी भी बोलता है कि इनफाइनाइट हो सकता है और डी भी बोलता है कि इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस केस में डी लगाना है। अच्छा, क्यों लगाना है डी, वो डी इसलिए लगाना है क्योंकि मोर देन 2 का मतलब तो 5 भी होता है, ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब तो इनफाइनाइट ही है, बट मोर देन 2 का मतलब तो क्या है, 5 भी है ना, तो मोर देन 2 5, तो 5 सोल्यूशन है क्या अपने पास, नहीं, 5 से ज्यादा है, इसका मतलब इस केस में मेरा सी रॉन्ग हो जाता है। तो अगर एमएसक्यू में आ जाता है तब तो आपको सी और डी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है आपको तो आपको क्या लगाना है, डी, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। अरे बस समझ में, चलो ये अपना मेन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो चलो सॉल्व करते हैं मार्क्स क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फॉर द रीजन दिस, तो यहाँ पे रीजन गाइज x² + y² लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ओके, टू गेट द मार्क्स ऑफ अबव मेन क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के मार्क्स जानने के लिए आप इस इंटीग्रल वैल्यू को सोल्व कीजिए इस गिवन रीजन पर, ठीक है। अब ये इंटीग्रल वैल्यू जो मैंने दी है, ये इंटीग्रल क्वेश्चन जो मैंने दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैं सिर्फ आपको इंटीग्रल नहीं सिखाना चाहता हूँ, इंटीग्रल तो आपको आता है मैं जानता हूँ, बट इंटीग्रल जो मेन चीज है, आपको जो टाइम बचा सकता है मुझे आपको वो सिखाना है। तो उसके लिए पहले अपन इंटीग्रल सोल्व करते हैं। तो इंटीग्रल क्या है, i = 1/2 पाई, जस्ट अ सेकंड, 1/π, आई थिंक 1/π ओनली, 1/π, तो ये देख लेते हैं एक बार, हाँ 1/π, और फिर क्या है ZdV, फिर है ये ZdV। रीजन क्या है अपना, Z मेरा कहां से कहां तक, 0 से 1 तक जा रहा है, और फिर x² + y² लेस देन इक्वल्स टू 4, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्क को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को। तो देखो, और ये कौन सा वॉल्यूम इंटीग्रल है, सीधी सी बात है 3D में बनेगा, बनाओ, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा z = 1 हो गया, ठीक है। अब x² + y² लेस देन इक्वल्स टू 4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्क को रिप्रेजेंट कर रही है। तो डिस्क किस प्लेन में है, डिस्क भाई x और y दो वेरिएबल है, यानी कि इन दोनों ही प्लेन में है, ठीक है। अगर मान लो मेरा होता इक्वेशन x² + z² लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये मेरे x z प्लेन में होती, लेकिन ये किस में है, x² + y² लेस देन इक्वल्स टू 4, यानी कि मेरा xy प्लेन में होगी, ये x, ये y और ये z। तो इनको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ओके, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। नाउ तो सपोज करो
अब ये डिस्क की रेडियस कितनी है, ऑब्वियसली बात है 2 है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बनाओ इसको, ये बन गया, ठीक है। लेंथ कहाँ से, जेड कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 से 1 तक रन करेगा और इस रीजन के अंदर रन करेगा, यानी कि ये मेरा बनेगा रीजन। और ये रीजन क्या है मेरा, ये रीजन है मेरा सिलेंडर। कौन सा रीजन है ये, सिलेंडर। ऊपर भी सर्कल इसलिए बनेगा क्योंकि जेड यहाँ से भी तो रन करेगा ना, जेड इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। तो यानी कि मेरा सिलेंडर बन गया। क्या बोलेंगे इसको अपन, सिलेंडर। तो इस रीजन में अपने को इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1/पाई, ये x की लिमिट, ये y की लिमिट, एक्स वाई की लिमिट रख देंगे, z की लिमिट पहले रखते हैं 0 से 1, z dx dy dz। अब देखो फंक्शन यहाँ पे इंटीग्रेंड, यहाँ पर सिर्फ किसका है, z का इंटीग्रेंड है, ठीक है। और z की लिमिट भी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले अच्छा होगा कि अपन z का इंटीग्रल कर दे, ठीक है। तो 1/पाई x y और z का इंटीग्रल z²/2, 0 से 1 लिमिट लग जाएगी, dx dy। 1/पाई x y लिमिट पुट करोगे तो 1/2 dx dy, यानी कि सोल्व करोगे तो 1/2 पाई। ओके, फिर इसके बाद ये x y dx dy, इसको मैं सिंपल वे में लिख दूं a dA, क्योंकि डबल इंटीग्रल हो गया ना, x y dx dy, डबल इंटीग्रल a dA। और a क्या है, ये एरिया, a किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ द गिवन रीजन इन द प्लेन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। सो रीजन क्या है, एक्स वाई प्लेन में रीजन क्या है अपना, डिस्क है, डिस्क यानी कि सर्किल है। तो इसका एरिया कितना आएगा, सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 2 है, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर आएगा, यानी कि 4 पाई। तो क्या बनेगा, 1/2 पाई इंटू 2 पाई, सॉरी 4 पाई बनेगा। ये एरिया कितना है, 4 पाई है, तो आंसर कितना है अपना 2 आया। कितना आंसर इंटीग्रल का, 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो क्वेश्चन था, ये आपका जो क्वेश्चन था, ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको करेक्टली सोल्व किया है तो आपके 2 मार्क्स बन जाएंगे, अदरवाइज आपके 2 मार्क्स नहीं बनेंगे। ओके, अच्छा, अब मैंने आपको पहले बोल दिया कि भाई मैंने ये इंटीग्रल आपको सिर्फ इंटीग्रल के लिए नहीं दिया है, ये मैंने आपको टाइम बचाने के लिए दिया है। कैसे, तो देखो अभी उसके पहले आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बोलो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो, होने में दोनों अलग अलग चीजें इसलिए है क्योंकि मास जो होता है वो एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में इक्वल मास होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम, कि भाई एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में इक्वल वेट, ठीक है। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है, इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है। बट इफ वी आर टॉकिंग ऑन यूनिफॉर्म फील्ड, इस पर यूनिफॉर्म फील्ड, तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास COG मेरा COM के इक्वल हो जाता है, COM के इक्वल हो जाता है, सेंटर ऑफ मास के इक्वल। और यूनिफॉर्म फील्ड अपना कौन सा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल जो फील्ड है ना अपना, वो यूनिफॉर्म फील्ड है। तो आप इस केस में सेंटर ऑफ मास बोलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि सपोज करो कि ये मेरा कोई एरिया है, ये आप 2D 3D में दोनों में कर सकते हो, ठीक है। तो अज्यूम करो मेरा ये fx है, तो ये पॉइंट्स मान लो, ये पॉइंट। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इसको कब बोलूंगा, इस पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कब बोलूंगा, जब सभी डायरेक्शन में मेरा इस ये जो एरिया बन रहा है ना, इस एरिया का वेट क्या, WEIGHT वेट सभी डायरेक्शन में सेम हो, ठीक है। यानी कि अगर आप इस एरिया को मान लो, इस एरिया को अगर आप एक स्ट्रिंग यानी कि धागे से बांध दो तो ये एकदम स्टेबल हो जाए, ठीक है, ये हिले डुले नहीं है, एकदम स्टेबल हो जाए थोड़ी देर बाद, उसको अपन बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर सपोज करो अपना स्ट्रक्चर यानी कि ये शेप यानी कि ये जो बनेगा अपना रीजन, अगर वो भी यूनिफॉर्म हो, जैसे मान लो स्क्वायर, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा बताओ, एकदम बीचों बीच आएगा, एकदम बीचों बीच आएगा, यहाँ से भी बीच में, यहाँ से बीच में, यहाँ से बीच में, यहाँ से बीच में, क्योंकि अपने को क्या करना है, हर जगह से वो बराबर होना चाहिए, यहाँ से बीच में। तो अब बताओ अगर मैंने इसके पॉइंट दिए आपको, जैसे मान लो 1 1 1 2, फिर इसके बाद सॉरी ये
2 और 1, ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा मेरा 2 2 और ये बनेगा मेरा 1 2। ओके, अगर मान लो मैंने ये दिया आपको स्क्वायर, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए फॉर्मूला है कौन सा, COG या COM बोलो आप। निकालने के लिए फॉर्मूला है x रो x इंटू रो x dA। अपन 2D की बात कर रहे हैं, 3D में होगा तो dV हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो x dA। वेट की बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं, तो वो कब आता है, डेंसिटी में आता है। तो रो x मेरी किसको रिप्रेजेंट करती है, रो x रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी को, ठीक है। और अगर मान लो आपको डेंसिटी नहीं गिवन है तो आप रो x को क्या लोगे, 1 लोगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने इस स्क्वायर के लिए आपको डेंसिटी नहीं गिवन है, ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी आप 1 ले लोगे। तो इस स्क्वायर का आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास निकालोगे। तो कैसे निकालोगे कि भाई इस फॉर्मूले में रख दो, रो की जगह 1 रख दो। जब रो की जगह आपने इसमें 1 रख दिया तो 1 इंटू DA यानी कि DA, और ADA क्या बन जाएगा मेरे पास, A बन जाएगा। इस केस में मेरे पास सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या फॉर्मूला बन गया, 1/A x dA, क्योंकि रो की जगह मैंने 1 रख दिया। अब इसको सोल्व करो, इसका आंसर निकालो। तो ये थोड़ा टिपिकल टास्क है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। बट अगर मेरी जो शेप है, जो मेरा रीजन है, अगर वो यूनिफॉर्म है, तो मैं बिना इसकी हेल्प से सिर्फ अपने इस रीजन को देखते हुए ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकता हूँ। कैसे भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में, रीजन के बाउंड्री के अंदर हर एक डायरेक्शन में वेट या फिर मास दोनों इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैंने स्क्वायर रीजन लिया है, मैंने सर्किल रीजन लिया है, डिस्क ली है, मैंने स्फेयर लिया है, मैंने सिलेंडर लिया है, मैंने इलिप्स लिया है, इलिप्सॉइड लिया है। अगर मेरा रीजन इलिप्स और इलिप्सॉइड या फिर सर्कल वगैरह, इसमें देखो, अगर आपका रीजन ऐसा है, पूरा सर्किल है, तब आपका रीजन यूनिफॉर्म है। अगर आपका ये है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तब आपका रीजन यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आपका ये है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं है, बस इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है। क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है। यूनिफॉर्म मतलब जितना किसी डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना होना चाहिए, ठीक है। तो उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। सो स्क्वायर में देखो हर तरफ से यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यानी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा, एकदम बीचों बीच। तो बीचों बीच के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 1 और 2 के बीचों बीच क्या आएगा, 3/2। फिर इधर 1 और 2 के बीच 3/2, यानी कि इस स्क्वायर की COG कितनी आएगी, 3/2 3/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट 3/2, y कोऑर्डिनेट 3/2। अब यहाँ पे मैंने x दिया है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, x बार, यानी कि COG का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर मैं जो y कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1/A y dA। आगे बात समझ में, तो ये मेरा y कोऑर्डिनेट। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप सोल्व करके देखना 3/2 ही आएगा। अच्छा, तो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं इस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अपने इस एग्जाम्पल में यूज करूंगा, ठीक है। अब क्या था, इंटीग्रल मेरे पास 1/π z dV, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर मेरा वॉल्यूम है यानी कि 3D में है तो मैं COG को चेंज कर सकता हूँ 3D में भी, कि x dV, मैंने रो को 1 मान लिया, ओके, और ये अपॉन v। आगे बात समझ में। तो अब ये मेरा x क्या है, ये मेरा x बार को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इसकी जगह y कर दूं तो मेरा y बार को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैंने इसकी जगह z कर दिया, z dV अपॉन v इक्वल टू z बार, ये मेरा इसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि z कोऑर्डिनेट ऑफ COG। सो देखो मेरा रीजन क्या था, मेरा रीजन था सिलेंडर, ठीक है। ये यहाँ सिर्फ यहाँ ये z=1 ले लो ऊपर, नीचे z=0, ठीक है। ये मेरा इधर फिक्स हो गया, जो z=1। अब देखो मेरा रीजन क्या है, ये पूरा सिलेंडर है ना मेरा रीजन, ठीक है। मेरा रीजन ये पूरा सिलेंडर है, ओके। इस सिलेंडर के बाहर इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ भी नहीं है। यानी इस सिलेंडर के अंदर मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो मेरा जिस पॉइंट से सभी डायरेक्शन में, यानी कि नीचे ऊपर इधर आगे पीछे दाएं बाएं हर डायरेक्शन में वो क्या हो, मेरा इक्वल वेट दिखा दे, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर XY पॉइंट पर, यानी कि ओरिजिन पर अगर मैंने मान लो लिया एक बार को, तो ठीक है। अब बताओ
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर तो सभी डायरेक्शन में ओके हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सर्किल की बात करूं, भाई एक्स वाई प्लेन में क्या है, वो सर्किल ही तो है ना। अगर मैंने इसकी बात करी तो देखो, अगर मैंने ओरिजिन सीजी लिया, अगर मैंने सीजी को ओरिजिन पर लिया तो देखो सभी डायरेक्शन में सेम है, ओके। बट यहाँ तो जेड डायरेक्शन भी तो है ना, जेड डायरेक्शन में वेट सेम कहाँ होगा, नहीं होगा। अगर मैंने जेड इक्वल टू 1 पर लिया तो फिर भी सर्किल पर तो ओके, बट जेड इक्वल टू 1 के नीचे वो पार्ट है तो वो कहां से होगा इक्वल। तो ये क्या आएगा, अगर मैं यहां लूंगा तो इस पार्ट के लिए वेट अलग और इस पूरे पार्ट के लिए वेट अलग। तो इसका मतलब क्या आएगा, मेरा क्या आएगा, जेड इक्वल टू 1, ये जो है ना जेड 0 से 1, जेड एक्सिस पर मेरा बनेगा सी जी। क्योंकि जेड इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने 1/2 लिया, अब जेड इक्वल टू 1/2 मेरा यहां से होगा। अब देख लो, आप हर डायरेक्शन में चल जाओ, ऑब्वियस सी बात है, मैंने जेड एक्सिस पे लिया है, मैंने किस पे लिया है, जेड एक्सिस। अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन में शो करूं तो जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी कि इस डिस्क के लिए ये ओरिजिन परफेक्ट है, ओके। लेकिन अब देखो, अगर मैं सिलेंडर की पूरे की बात करता हूं वो तब भी परफेक्ट है। कैसे कि सिलेंडर के आप ऊपर जाओ, कितना है ऊपर, 1/2 से 1 तक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए, 1/2। 1/2 से 0 तक जाने के लिए कितनी डिस्टेंस चाहिए, वो भी 1/2। 1/2 से इधर जाने के लिए भी जितनी डिस्टेंस है उतनी ही इतनी डिस्टेंस है, आगे पीछे हर तरफ से इतनी डिस्टेंस है कि नहीं है ना। तो यानी कि इसकी सीजी क्या आएगी, जेड बार इक्वल टू, इस सिलेंडर की, इस रीजन की सीजी क्या आएगी, जेड बार इक्वल टू 1/2 इक्वल टू जेड डी जेड अपॉन वी। आगे बात समझ में। सो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जेड डी जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 इंटू वी। वी क्या है, इस रीजन का वॉल्यूम। रीजन क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच। एच कितनी है, 1 है, आर कितनी है, 2 है। पुट करो 1/2 पाई 2 स्क्वायर इंटू 1, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2 पाई, और इधर 1/पाई ये चल रहा है ना, तो 1/पाई से ऐसा आएगा। तो कितना आ रहा है देखो, 2। ये शुरुआत में आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, बट यकीन मानिए आपको जब समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ी बहुत सीजी लिख देता हूं मैं। तो जैसे मान लो ये अपना सर्किल है, सर्किल में अगर आप ओरिजिन पे हो तो आपकी सी जी क्या आएगी, 0 0। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हो सर्किल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सी जी मान लो ये एक पॉइंट पी है, तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मान लो सर्किल की रेडियस ए है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 4a अपॉन 3 पाई, 4b अपॉन, सॉरी यहाँ भी है 4a अपॉन 3 पाई। ओके, ए अपनी सर्किल की रेडियस हो गई। अगर मैंने इलिप्सॉइड लेता हूं मैं, सॉरी इलिप्स लेता हूं मैं, अगर मैंने पूरा इलिप्स लिया तो मेरी सीजी कहाँ आएगी, ओरिजिन पे आएगी। अगर मैंने सेमी इलिप्स लिया यानी कि x के 0, तो यहाँ पे ये मेरी सीजी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने मान लो इलिप्स ये लिया तो मेरी सीजी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ये सेम सर्किल के साथ भी है। ओके, ऐसे लेता हूँ तो मेरी सीजी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी एक्स एक्सिस पर। ऐसे लेता हूँ तो मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ जाएगी। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूँ, ठीक है, तो मेरी मान लो यहाँ थी, तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4a अपॉन 3 पाई, 4b अपॉन 3 पाई। ठीक है, नेगेटिव में रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगे। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, तो y को पॉजिटिव रहने देना, x को नेगेटिव कर देना। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों को नेगेटिव कर देना, फोर्थ क्वाड्रेंट में x को पॉजिटिव y को नेगेटिव कर देना। इस तरह से तो बेसिकली आपको सीजी के लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि भाई कहां से, इस पॉइंट से मेरे हर डायरेक्शन में वेट इक्वल आएगा। ठीक है, ये देखना है। तो आई होप आपको सीजी समझ में आ गया होगा। मेरा ये क्वेश्चन देने का, जो मार्क्स क्वेश्चन में मेरा इंटीग्रल डालने का मेरा मतलब यही था कि आपका टाइम सेव हो। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, y डैश इक्वल्स टू रूट y। ठीक है, और ये इंटीग्रल का ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चाहे आप फिर जेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। जेम के स्टूडेंट के लिए तो ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से ये कह सकते हो वरदान टाइप के हैं। ओके, ये आपका टाइम बचाएगा और ये आपका क्वेश्चन बचाएगा, वरना आप तो ए पर क्लिक करके आने वाले थे, लेकिन अब आप किस पर क्लिक करोगे, डी पर क्लिक करोगे।
और MSQ MCQ का क्या चीज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका टाइम बचा रहा है पूरा CG की हेल्प से। अगर CG में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने तरीके से कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेट के लिए भी ये क्वेश्चन वरदान से कम नहीं है। ठीक है, इसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेम गेट के लिए भी, गेट वालों के लिए ये क्वेश्चन भी है, क्योंकि गेट में इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस भी आता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन छोटे हैं, दिखने में छोटे हैं, सिंपल है दिखने में, लेकिन कितनी बड़ी बात छुपी है वो आपको अब समझ में आ गई होगी। सो आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो। इफ यू लाइक दिस एफर्ट देन लाइक दिस वीडियो टू, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टेस्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।